और पढ़ते लिखते, हंसते खेलते, खाते खिलखिलाते हमारे ये नौनिहाल स्वस्थ भारत के सपने को भी साकार कर रहे हैं। अब उनके लिए सुअवसर है जिनकी वजह से हमारे नौनिहाल पौष्टिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं। रसोइयों के लिए आज ये शुभ अवसर है कि वो माननीय जी से संवाद स्थापित कर सकेंगे। तो आप रसोइयों को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो भी आपसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं कृपया उन तक माइक पहुंचाने की कृपा करें। जो रसोइया संवाद स्थापित करना चाहते हैं कृपया उन तक माइक पहुंचाने की कृपा करें। आज उनके लिए गर्व का विषय है बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई रसोइया यदि संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो कृपया उन तक माइक पहुंचाया जाए। जोरदार तालियां आप सभी रसोइयों के लिए। आपकी ही वजह से हमारे नौनिहाल आज पौष्टिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं। 100 से अधिक संख्या वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3 विषयों कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा, गृह शिल्प एवं संबंधित कला, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण एवं कृषि शिक्षा में से कोई एक विषय बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सभी विषय अनुदेशकों के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें 11 माह के मानदेय पर रखा गया है। अब उन अनुदेशकों के लिए आज ये शुभ अवसर है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद स्थापित कर सकते हैं। जो भी मैं अनुदेशकों को आमंत्रित करती हूं कि आप जो भी अनुदेशक संवाद स्थापित करना चाहते हैं उन तक माइक पहुंचाने की कृपा करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीरू गुप्ता है। मैं मलियाबाद ब्लॉक से कला शिक्षा की अनुदेशक हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक शिक्षा विभाग से हमारे अनुदेशक भाई नहीं जुड़े थे, जब तक अनुदेशकों को भर्ती नहीं हुई थी, तब तक कुछ विषय ऐसे थे जो शिक्षा विभाग से जुड़े तो थे लेकिन पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जब शिक्षा विभाग में अनुदेशक जुड़े तो वो फिर उन्होंने वहाँ पर उन विषयों को अस्तित्व में लाए। उन्होंने उन पर पूरा विशेष ध्यान दिया और हर अलग अलग विषयों के अनुदेशकों ने अपने अपने कार्य को पुरस्कारात्मक तरीके से पूरा किया। अगर हम खेलो इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें
बच्चे कर रहे हैं। और इस तरह से हम सभी निदेशकों ने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से किया है और करते रहेंगे। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि एक 7,000 के अल्प मानदेय में हम अपना खर्चा तो वहन कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार का खर्चा वहन नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक राजा अपनी प्रजा के लिए पिता तुल्य होता है, और एक बच्चे को जब भी अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले वो अपने माता पिता से अनुरोध करता है, उनके पास ही आता है। आज हम सब अनुदेशक उसी परेशानी का, उसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जब हमें आपकी आवश्यकता है, आपके दया दृष्टि की आवश्यकता है। तो आज आपसे हमारा अनुनय विनय है कि आप हम सब अनुदेशकों का उसी तरह से भला करें जिस तरह समाज के आपने सभी वर्गों का भला किया है, समाज के सभी वर्गों को देखा है। अन्य कोई अनुदेशक यदि संवाद करना चाहते हैं तो कृपया उन तक माइक पहुंचाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा रणवीर सिंह, अनुदेशक स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा से। सर, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, थोड़ा 2 मिनट का समय लगेगा। सर, यहाँ पर उपस्थित आज इस पवित्र अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित परम श्रद्धेय परम पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। परम हमारे बीच में शिक्षा विभाग में अलग अलग जगाने वाले जैसे हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी वर्गों का मैं रणवीर सिंह, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा पूर्व माध्यमिक विद्यालय भटियामा बाराबंकी से आप सभी का अनुदेशक संघ का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ बाराबंकी का। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा जो भी किए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में वो वाकई सराहनीय रहे हैं। जो भी आपके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में आपके नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यार्थियों में, वो चाहे शौचालय की बात हो, चाहे विद्यालय में लगाई खुदाई की बात हो, चाहे विद्यालय में टाइल्स लगवाने की बात हो, वो सारी चीजों में आपकी काम को हम लोगों को गर्व होता है। पहले जब स्कूल जाते थे, क्योंकि हम लोगों की मिट्टी आरटी एक्ट उन मान और मानक को निर्धारित करते हुए, उन मानक को सारी योग्यताओं को फॉलो करते हुए हम लोगों की मिट्टी बेसिक शिक्षा विभाग में 2013 में माननीय महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पहले जब हम विद्यालय में जाते थे और अब 2017 के बाद जब हम विद्यालय में जाते हैं तो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि वहाँ पे हमको अच्छे फर्नीचर मिलते हैं, हमारे बच्चे को अच्छे फर्नीचर मिलते हैं, हम लोगों को स्कूल में टाइल्स लगे होते हैं। ये सब हम लोग आपका द्वारा जो कार्य किया गया वो सराहनीय है। लेकिन माननीय महोदय, मैं आपको अपने अनुदेशकों की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ कि हम सभी अनुदेशक 2013 बेसिक शिक्षा विभाग में 41,307 पदों पे हम सभी लोगों की नियुक्ति हुई थी। लेकिन हम सभी अनुदेशकों को 2013 से आज 2021 हो गई है। ये पहली बार ऐसा हम लोगों को शुभ अवसर मिला है आपके द्वारा। आपको उसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी अनुदेशकों के कोई ऐसा हमारा प्रदेश का नेतृत्व करता, ऐसा हमारा मुख्यमंत्री हमारे बीच में है जिन्होंने हमसे संवाद करने के लिए हम लोगों को बुलाया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा 2013 में 7,000 रुपए में हमारी नियुक्ति हुई थी और 2021 हो गए हैं, आज भी 7,000 रुपए में ही कार्य कर रहे हैं और अपनी घरों से काफी दूरी पे हम लोगों की नियुक्ति भी हुई है। हम लोग सुबह मतलब विद्यालय टाइम जाते हैं और विद्यालय बंद करने का कार्य भी हम अनुदेशक ही करते हैं, क्योंकि हमारे साथ में स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के भी अनुदेशक है, हमारे साथ में वर्क एजुकेशन यानी कार्य शिक्षा के भी अनुदेशक है, हमारे साथ में आर्ट एजुकेशन के भी अनुदेशक है। हम स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के अनुदेशकों का कार्य है कि सुबह जब अपने स्कूल जाते हैं तो बच्चों को पीटी करवाते हुए तो व्यायाम कराकर हम बच्चों को सबसे पहले हम उनका क्या नाम है नासिका के साथ में बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते थे। इसके बाद हमारे आर्ट एजुकेशन के जो बच्चे हैं, हमारे आर्ट एजुकेशन के जो अनुदेशक हैं, वो जो अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं उन सभी से उन लोगों को कला की चित्रकारी बताते हुए उन सभी लोगों को भी कार्य करते हैं। माननीय महोदय, मैं बताना चाहता हूँ वर्क एजुकेशन में हमारे गैजेट की जो हमारी अध्यक्षाएं हैं वो जो है कार्य करती है, वो हमारे बच्चों को पकवान बनाने का काम। इसके बाद में हमारे जो संरक्षण के हैं वो एग्रीकल्चर की भारत में कृषि प्रधान देश है और उसी संरक्षण के हमारे कृषि के अनुदेशक हैं जो BSc से है, वो सभी लोग सभी अनुदेशकों को क्या नाम है खेती के बारे में जानकारी, स्वरोजगार के बारे में जो हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है उसको सब प्रभावित करते हैं, सभी लोग बताते हैं। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है और मुझे उम्मीद है कि आप ही के द्वारा हो सकता है हम अनुदेशकों का
ताल मिलाइए आप। महोदय, मैं इसके साथ में इसी के साथ में एक बात भी कहता हूँ कि आप हम लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। एक बात का क्षमा कर देता है आपके पूर्ण सत्ता से रखे सरकार बनाने में बात मुझसे पुनः आपको मुख्यमंत्री बनाने का रसोइयों और अनुदेशकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब सोच रहे हैं बादल की उड़ानों तक, सब सोच रहे हैं बादल की उड़ानों तक, अपनी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक, अपनी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। जी हाँ, बात हो रही है 4.5 वर्ष की बेसिक शिक्षा की उपलब्धियों की। प्रदेश सरकार के 4.5 वर्षों के निरंतर प्रयास के फलस्वरूप आज बेसिक शिक्षा नए आयाम ग्रहण कर चुकी है एवं सफलता की नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से अन्य राज्यों के लिए आज आदर्श बन गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि आप बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों से संबंधित पत्रिका का विमोचन करने का कष्ट करें। आप सभी अपनी भावनाएं करतल ध्वनि से मंच तक पहुंचा सकते हैं और बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों से संबंधित उन्नयन के 4.5 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इस पुस्तक का विमोचन किया गया। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ पत्रिका के माध्यम से उपलब्धियां उद्भाषित हो उठी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्म कौशल और ऊर्जावान व्यक्तित्व सदैव हमारे लिए प्रेरणादायी रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि आप अपने जीवन मूल्यों और अनुभवों से हम सब का पथ प्रशस्त करने की कृपा करें और अपने आशीर्वचन से हम सबको उपकृत करने की कृपा करें। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए अंशकालिक अनुदेशक और रसोइयों से जुड़े हुए आज के इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में न केवल इस कन्वेंशन सेंटर में बल्कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी उपस्थित प्रदेश के सभी अनुदेशक और रसोइयागण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब ने भी अपना अनुभव यहां पर बताया है। क्या आप लोग कार्य कर रहे हैं, इन सभी बातों को बहुत नजदीक से पिछले 4.5 वर्षों के अंदर मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा परिषद में या प्रदेश के अंदर अनेक विभागों में जो परिवर्तन हुए हैं वह परिवर्तन लोगों की धारणा को, प्रदेश के बारे में जो लोगों की धारणाएं थी, देश और दुनिया की धारणाएं थी, उसको बदलने में हमें काफी हद तक मदद मिली है। एक व्यक्ति नहीं, एक सामूहिक प्रयास का यह प्रयास है। जब सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तब सरकार को सफलता प्राप्त होती है और बेसिक शिक्षा परिषद में आपके सहयोग के बगैर परिवर्तन हो पाना अत्यंत दुर्लभ होता है।
आज आप यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोगों को हम यहाँ पर बुला नहीं पाए, वे लोग अपने अपने जनपदों में उपस्थित होंगे। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि 2017 में अगर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो बहुत सारे स्कूल बंद हो गए होते, और स्कूल अगर बंद हो गए होते तो मुझे लगता है कि स्कूल के बंद होने के साथ आप में से बहुत सारे लोगों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई होती। याद करिए, जब मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग स्कूलों में गया था तो तेजी के साथ छात्रों की संख्या घट रही थी। तब हमने 2017 के जुलाई में स्कूल चलो का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया था, और स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के बच्चों को स्कूल में आने के लिए अधिक से अधिक संख्या में उनका नामांकन कराने, स्कूल में उन्हें लाने, और आप सबसे मैंने इस बारे में उस समय अपील की थी कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, अन्य जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वे सभी लोग एक प्रयास करें कि वे घर घर जाकर के एक एक परिवार से संपर्क करें, संवाद करें। परिणाम सार्थक रहा। पिछले 20-22 महीनों की बात छोड़ दें तो प्रदेश के अंदर इन 4.5 वर्षों के दौरान 54 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूलों में बढ़े हैं। और अगर आप सोच सकते हैं कि ये संख्या जिस तेजी के साथ 2017 के पहले घट रही थी, अगर ये सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहा। मुझे याद है, मेरा एक शिक्षक बहुत पुराना परिचित था, वो मुझसे मिलने के लिए आया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसे आना हुआ? उसने कहा कि मैं इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूं कि हमारे स्कूल में केवल 3 बच्चे बचे हैं, और अगले वर्ष उनमें से एक बच्चा 5वीं पास करके चला जाएगा, 2 बच्चे बच जाएंगे, वे भी पता नहीं भेजते कि नहीं भेजते हैं, इसलिए मेरा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता। तो मैंने कहा भाई, जब आपके कारण वो संख्या घटते घटते 3 तक पहुंच गई है, तो फिर आगे आप अपने आगे की यात्रा क्यों तैयारी करना चाहते हैं? फिर आप भी तो उसी प्रकार की तैयारी करिए। आप जाइए, अपनी पूरी टीम को लेकर के गांव में घर घर जाइए, अच्छा माहौल बनाइए, और स्कूल में इस लायक माहौल बनाइए कि जिससे स्कूल को हम आगे बढ़ा सके, लोगों के विश्वास का प्रतीक बन सके। और उसने सचमुच मेहनत किया। उसने पहले वर्ष मेहनत किया तो 3 से बढ़कर के वो संख्या 45 हुई, और 45 से बढ़कर के वर्तमान में 350 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। टीम वर्ग का परिणाम क्या होता है, ये यहां पर देखने को मिला। और मैं आज आप सबसे ही कहना चाहता हूं, 54 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वैसे ही नहीं बढ़े हैं। उसके पीछे वहां पर कार्यरत शिक्षकों, अनुदेशकों और अच्छा और गर्म भोजन खिलाने वाले रसोइयों का भी योगदान है। जब सब लोगों ने सहयोग किया तो फिर ये चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प प्रारंभ किया। ऑपरेशन कायाकल्प का मतलब सरकार के द्वारा नहीं, जन सहभागिता से हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के कायाकल्प को करेंगे। आखिर उस स्कूल से कोई पढ़ा होगा, कुछ तो होगा, कोई सांसद होगा, कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई ग्राम प्रधान होगा, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य होगा, कोई जिला पंचायत का सदस्य होगा। ये जितने भी लोग आए हैं आखिर किसी स्कूल से तो आए होंगे। इनकी संख्या तैयार करना, इनको इनके विद्यालय के साथ जोड़ना और पुरातन छात्र परिषद के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, ये दोनों के लिए यादगार होता है, विद्यालय के लिए भी और उस छात्र के, उस पूर्व छात्र के लिए भी।
इसके माध्यम से पहला प्रयास हमने किया। फिर बेसिक शिक्षा परिषद से कहा गया कि हर एक शिक्षक इस बात को नोट करेगा कि हर एक बेसिक शिक्षा परिषद का अधिकारी एक एक विद्यालय गोद लेगा। हर प्रशासनिक अधिकारी को, हर पुलिस अधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को। और आज आपके 1,56,000 जो विद्यालय हैं प्रदेश के अंदर, इनमें से 1,30,000 विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अच्छी फ्लोरिंग हो गई, अच्छा रंग रोगन हो गया। जो पहले पेड़ सड़कों पे नहीं बल्कि यानी जंगल में नहीं बल्कि बेसिक शिक्षा विद्यालय में जो पेड़ उगे रहते थे, आज वहां से पेड़ हट गए हैं, विद्यालय साफ सुथरा दिखता है। वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो गए, पेयजल की सुविधा अलग अलग हो गई। ये सभी सुविधाएं ही ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन प्रयोग रहा। इसने भी उन छात्रों की संख्या को बढ़ाने का काम किया। तीसरा, हर बच्चे को, मुझे याद है 2017 में जब मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के दौरे पे गया था, 75% बालिकाएं और लगभग 40% बालक ऐसे थे जो नंगे पैर स्कूल जाते थे। उनकी यूनिफॉर्म सही नहीं थी, वे जाते थे, कितनी भद्दी यूनिफॉर्म उनके पास रहती थी, कैसी स्थिति रहती थी। हम लोगों ने आने के बाद 2 यूनिफॉर्म किया, हर बालक और बालिका के लिए अच्छी 2 यूनिफॉर्म, बैग दिया, बुक्स दिया, जूते मोजे दिए और सर्दियों के लिए स्वेटर भी दिया। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1,82,00,000 बच्चों को हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और अब तो इस वर्ष से पिछले 2 वर्ष के अंदर हम लोग जब देख रहे थे कोरोना महामारी है, तो कोरोना महामारी में जब देखा गया कि समस्या हो रही है, तो हम लोगों ने 1,100 रुपए का इस पूरा पैकेज पड़ता था, 1,100 रुपए सीधे अभिभावक के खाते में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज ये पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। अब जो आरोप प्रत्यारोप लगते थे, कभी शिक्षकों पर, कभी बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों पर, कभी किसी अन्य पर, आज वे आरोप प्रत्यारोप बंद, पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा। इस दौरान शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। बहुत सारे अनुदेशक ऐसे हैं जिनकी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक के रूप में उनकी तैनाती हुई। बहुत सारे लोग ऐसे थे, रसोईया ऐसे थे जिनको जबरन ग्राम प्रधान या किसी अन्य के द्वारा निकाला जाता था, उस पर रोक लगाई गई, उनको एक सुरक्षा कवच दिया गया। कोरोना कालखंड में हर एक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर सुरक्षा की गारंटी दी गई, जीवन और जीविका दोनों को बचाने की कार्रवाई हुई। और प्रदेश के अंदर 1,26,000 से अधिक तो बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने शिक्षक ही तैनात कराए, यानी उनकी नियुक्ति कराई। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई। अन्य स्तर पर भी विभाग के अलग स्तर पर नियुक्तियां की गई। ये सभी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुए। और सफलतापूर्वक कार्य संपन्न होने के बाद आज बेसिक शिक्षा परिषद ने भी कुछ नए प्रयोग प्रारंभ किए। तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। आज उसका बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। और इसीलिए जब हम लोग आज यहां पर बैठे हुए हैं, याद करिए, तमाम राज्यों ने और दुनिया के तमाम देशों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने यहां के कर्मचारियों के अपने अन्य सभी खर्चों को कम करते हुए सबसे बड़ी गाज उन्होंने अपने यहां के कर्मचारियों पर डाली। तमाम राज्यों के नाम आपके पास होंगे जिन राज्यों ने अपने यहां कर्मचारियों के मानदेय और वेतन में भारी कटौती की, 30% तक कटौती की है। उत्तर प्रदेश ने किसी भी कर्मचारी के मानदेय वेतन में कोई कटौती नहीं की। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। याद रखना, 16 लाख सरकारी कर्मचारी हैं हमारे पास, लेकिन किसी की कटौती नहीं की। हमने व्यवस्था को अनवरत उसी रूप से आगे बढ़ाया। हमने फिजूल खर्ची को पहले वर्ष में रोका, लीकेजेस जितने थे इन सबको मजबूती के साथ रोका। और जहां कहीं भी ये गुंजाइश होती थी कि यहां पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सख्ती से उससे निपटने का कार्य किया। उसका परिणाम रहा कि प्रदेश ने फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न की योजना का लाभ
प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया और खासतौर पर अन्न योजना का लाभ तो प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग ले रहे हैं। फ्री में वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया और आज इसीलिए जब यहां पर इस संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है, मेरे सामने बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चीजों को यहां पर बताया है। कुछ चीजें जो यहां पर इन लोगों का कहना था, खासतौर पर अनुदेशकों के बारे में और दूसरा रसोइयों के बारे में। अनुदेशकों की संख्या प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27,546 है और ये सभी अपने अपने विद्यालयों में इन लोगों को जहां पर तैनाती दी गई, उस तैनाती के अंतर्गत ये लोग अपनी सेवाएं वहां पर प्रदान कर रहे हैं। रसोईया पूरे प्रदेश के अंदर 3,78,000 की संख्या में विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहे हैं और वहां पर लेकिन तकलीफें दोनों की थी। एक तरफ अनुदेशक अपनी बात को लेकर के कहते थे, एक तरफ रसोईया अपनी बात को लेकर अपनी बात कहते हैं, दूसरी तरफ सरकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं और कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएं, उन स्थितियों में तो और भी संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब की परवाह के बगैर सरकार ने कोरोना प्रबंधन के अपने कार्य को तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया। और आज इस अवसर पर जब रसोइयों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को और अनुदेशकों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इसी बात को कहना चाहता हूं। जो मांग यहां पर की गई थी, रसोइयों के मानदेय को 1,000 से 1,500 रुपए करने का कार्य भी हमारी सरकार ने 2019 में किया, 18 में किया और 19 से इसको लागू भी कर दिया गया। और आज इनकी कुछ और मांग है, इसके मानदेय के साथ साथ कुछ और मांग है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर हम लोग कुछ कार्य यहां पर करना चाहते हैं। खास तौर पर एक तो आंगनबाड़ी की तर्ज पर इन लोगों ने ड्रेस की मांग की है और मैं आज कहना चाहता हूं कि इनको रसोईया जितने भी हैं उनको वर्ष में 2 साड़ी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इनको उपलब्ध करवाएंगे। एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। रसोइयों से हर एक रसोईया का खाता खुलवाएंगे। हर एक रसोइये को प्रयास होना चाहिए कि हर एक रसोईया को हम लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के कवर के साथ भी जोड़ें, जिससे उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां इनका लाभ मिलना चाहिए। नवीनीकरण के समय स्कूल में बाल्य के पढ़ने की बाध्यता के बारे में अक्सर होता था और दूसरा मनमानापन निकालने की व्यवस्था। गंभीर शिकायत है तो वहां पर एक टीम बना करके उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, लेकिन मनमानेपन तरीके से नहीं होना चाहिए, अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके बारे में विभाग एक बार व्यवस्था कर लें कि विद्यालय में इन चीजों की बाध्यता, भाई कोई गरीब महिला किसी विद्यालय में अगर रसोई बनाने का काम कर रही है, उसकी मजबूरी है, उसके घर की व्यवस्था उसी से संचालित भी होती है, इसलिए मनमानापन हटाने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। पाले की बाध्यता की व्यवस्था के बारे में भी विचार करते हुए किया जाना चाहिए कि यह व्यवस्था न हो। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वह बच्चों के साथ उसका एक आत्मीय संवाद होता है, तो उस आत्मीय संवाद को बनाए रखने के लिए उसकी सेवा को हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। इन 2 प्रकार की बाध्यताओं को समाप्त करें और प्रतिमाह 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय इनको बढ़ाने की कार्रवाई आज यहां पर की जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी रसोइयों को इस सुविधा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर हमारे पास अंशकालिक अनुदेशक हैं। अनुदेशकों को अब तक हम लोग 7,000 रुपए प्रति माह यहां पर देते रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जब आपकी तैनाती की कार्रवाई हुई थी 2009 में और उसके आरटीई के अंतर्गत जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी थी
2013 के बाद से कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ती गई, लेकिन बाद में आरटीई के अंतर्गत पहले भारत सरकार ने ही इस पर प्रदेश सरकार के साथ कहा था कि इन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। वह व्यवस्था वहां पर एक प्रकार से खंडित सी हो गई। राज्य सरकार को सारी व्यवस्था का भार स्वयं उठाना पड़ रहा है और उन स्थितियों में भी राज्य सरकार किसी भी अनुदेशक की सेवाएं समाप्त नहीं किया, बल्कि उनकी सेवाओं को यहां पर प्रदेश के अंदर बनाए रखते हुए अभी भी उन लोगों को, यानी हमारे पास लगभग 1.25 लाख नए शिक्षकों की तैनाती होने के बाद भी उनकी सेवाओं को आगे निरंतरता बनाए रखने की कार्रवाई सरकार कर रही है। और हमारी मंशा भी है कि हम उनकी सेवाओं को लेकर के एक सुविचारित मत लेकर के हम आगे बढ़ें, जिससे उनकी सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना आने पाए। और आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर अनुदेशक हैं और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी अनुदेशक वहां पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इस अवसर पर जो यहां पर मेरे पास प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में कुछ और बढ़ोतरी करते हुए हर अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानदेय है इसमें प्रतिमाह हम लोग 2000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे उनके मानदेय को हम एक सम्मानजनक स्थिति में आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। इसके साथ ही अनुदेशकों के साथ बैठ करके विभाग इस बारे में एक सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में उनकी सेवाओं को कैसे हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें, जिससे उनके पास एक जॉब की गारंटी हो सके। आप इस बात को देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह जहां पर सरकार ने, तमाम राज्य सरकारों ने मानदेय में कटौती की है, वहीं राज्य सरकार इस मानदेय में बढ़ोतरी का कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी अनुदेशकों को, रसोइयों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आप सब बेसिक शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार सर। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा तथा आवास एवं शहरी नियोजन श्री दीपक कुमार जी से अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापन का अनुरोध करती हूं। परम श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के प्रति लगाव, चिंता, सकारात्मक सोच, बच्चों के स्वास्थ्य एवं चरित्र निर्माण के प्रति सतत चिंतन मनन से हम सभी भली भांति अवगत हैं। समीक्षा बैठकों में मैं देखता हूं कि विभाग से संबंधित आंकड़े, जो भी फैक्ट्स फिगर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के टिप्स पे रहते हैं। कोई भी प्रकरण पे चर्चा हो, उसका पूरा इतिहास, बैकग्राउंड माननीय मुख्यमंत्री जी हम विभागीय अधिकारियों को बताते हैं। यह तभी संभव है जब कोई व्यक्ति उस विषय से दिल से जुड़ा हो। सर, आपके इसी मार्गदर्शन के कारण जो छात्र संख्या वर्ष 2017 में 1.52 करोड़ थी, वह आज बढ़कर 1.78 करोड़ हो गई है। 1,20,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, वरिष्ठ प्रवक्ता डैक की नियुक्ति आपने की। जो आपके मार्गदर्शन में विभाग ने कायाकल्प का जो कार्यक्रम लिया, उसमें टाइल्स, इंटरलॉकिंग, शौचालय, हैंडवॉश, पेयजल आदि जो 18 पैरामीटर्स निर्धारित किए गए, उनमें आशातीत कार्य हुए हैं। इसी के साथ प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान किट, गणित किट, प्रिंट रिच वातावरण, खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। सर, आपने भी अवगत कराया, आपके मार्ग निर्देश और आपकी प्रेरणा से धनराशि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट की गई है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 70 मानक हैं सर, जिसके परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जिस पे निर्धारित किया गया है, 2017-18 में
प्रदेश को 5वीं श्रेणी में रखा गया था। 18-19 में वो बढ़कर तीसरी श्रेणी में आया। 19-20 में ये हम लोग प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त किए और आपके इन्हीं प्रयासों का असर है सर कि अब हम लोग 1++ रैंकिंग की ओर अग्रसर हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि विभाग उन मानकों पे खरा उतरेगा। सर, आज के कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग समस्त जनपदों में हो रही है और कम से कम 5 लाख व्यक्ति जो बेसिक शिक्षा परिवार के तथा माननीय जनप्रतिनिधि जनपदों से जुड़े हुए हैं। सर, हम अवगत हैं कि विभाग नित नई समस्याएं और विषम परिस्थितियां आपके सामने हम खड़ा करते रहते हैं। आपका मार्गदर्शन और भरपूर ऊर्जा हमें मिलती है और उनका समाधान हम करते हैं। मैं आभारी हूं सर कि आज आपने इस अवसर पे हमारे अनुदेशक और रसोइया साथियों की समस्याओं को सुना, उनसे संवाद स्थापित किया, उनकी मांगों पे विचार किया और जो आपने मानदेय में वृद्धि, उनके ड्रेस और उनके आयुष्मान कवर के लिए और उनके जो सुरक्षा कवच जो डिस्क्रिप्शन से उनको छूट देने की बात कही है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विभाग के मुखिया अपने मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा। हर समस्या पे वो हमारे साथ होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और